मेरे आत्मस्वरूप प्रिय योग साधक बंधुओं, आज हम अपने जीवन के सबसे एक गहन विषय, इसे रक्तचाप के रूप में जानते हैं, बीपी, उस पर चर्चा करते हैं। बीपी होता क्यों है? जब हमारे मन में भय, असुरक्षा, चिंता, अनियमित दिनचर्या या अनियमित भोजन का समावेश हो जाता है तो रक्तचाप ये तो बढ़ जाता है अथवा घट जाता है। योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्व कर्मसु। अगर हम अपने जीवन को संयमित और साधित बनाए रखें तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के रोग नहीं हो सकते हैं। रक्तचाप हमारे कोई रोग नहीं है, ये हमारी अपने आप में पैदा की हुई एक बीमारी है। रक्तचाप दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो सिस्टोलिक, जो हमारा हार्ट बीट करता है। हार्ट बीटिंग के समय की स्थिति को सिस्टोलिक टाइम कहते हैं, और डायस्टोलिक, जब हमारा हार्ट रक्त से भर जाता है उस समय हार्ट रेस्ट में चला जाता है। सिस्टोलिक समय में हमारे हार्ट बीटिंग 100 या 110, अधिकतम 120 होनी चाहिए। और डायस्टोलिक के समय, जिस समय हमारा हार्ट रक्त से भर जाता है, उस समय रेस्ट मिलता है, स्ट्रेस आउट होता है हार्ट का, तो उस समय हमारी हार्ट बीटिंग 80-85 के आसपास होनी चाहिए। अगर सिस्टोलिक में 120 से ऊपर जाती है तो ये हमारे लिए ये माना जाता है कि हमारा बीपी हाई है। इस बीपी को हमने स्वयं में पैदा किया है। हमारी जो हार्ट की मेन आर्टलरी है, जिस समय ये ब्लड के साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन लेकर के हमारे सेल्स के अंतिम बिंदु तक जाती है, तो उस समय ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। जब ये ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है तो हमने किस तरह का भोजन लिया है, किस तरह का हमने व्यवहार किया है, तो वो ब्लड के साथ समन्वित होकर के हमारी कोशिकाओं तक जाता है। उस समय हमारे बीपी हाई या लो होता है। ये रक्तचाप एक साइलेंट किलर है। बीपी जिसका ज़्यादा बढ़ जाता है, अमूमन वो डायबिटीज़ का शिकार अवश्य होता है, और उसकी किडनी फेलियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम बीपी को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें तमाम रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों का प्रयोग, फास्ट फूड है, पैक्ड फूड है और जंक फूड, इनका प्रयोग अपने ऊपर नहीं करना है। दूसरी चीज़ें, जितने भी एडिक्शंस हैं हमारे जीवन में, उनसे हमको दूर रहना होगा। अगर एडिक्शन दूर नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमारा बीपी बढ़ता चला जाएगा, या तो फिर इतना डाउन हो जाएगा कि हम सेंसलेस हो जाएंगे। देखिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने भोजन और जीवन शैली के साथ योगा भी आवश्यक है। योग में पहले तो हम नाड़ी शोधन को प्राथमिकता देते हैं। नाड़ी शोधन एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें कि चंद्र नाड़ी जिस समय एक्टिवेट होती है, तो हमारा जो मस्तिष्क का बायां भाग है, जो सदैव सक्रिय रहता है, इसकी अति सक्रियता ही हमारी तमाम बीमारियों का कारण है, तमाम चिंताओं का, भय और असुरक्षा का कारण है। तो जब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो उसका परिणाम क्या होगा कि हमारा मस्तिष्क का दायां भाग एक्टिवेट होगा। जब दायां भाग एक्टिवेट होने लगेगा तो हमारे अंदर जो तमाम तरह की बीमारियां जो स्वतः पैदा हो गई हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हमें योग का सहारा लेना चाहिए। योग में हमें भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई प्राणायामों का प्रयोग करना होगा।
और एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि ये प्राणायाम करते समय कभी भी किसी प्राणायाम को गति इतनी तीव्र न रखें जिससे हमारे सांसों की गति से वो ज़्यादा तीव्र हो जाए। हमें कोई भी प्राणायाम, चाहे वो भ्रामरी हो, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे नाड़ी शोधन हो, चाहे उद्गीत हो या भस्त्रिका हो, समान रूप से करना होगा। प्राणायाम करते समय बस ये ध्यान रखें कि प्राण अर्थात प्राणायाम का अर्थात है प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार। प्राणों को नासिका से जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन प्राण हमारे फेफड़ों से होकर के रक्त में मिलकर के हमारे कोशिकाओं के अंतिम बिंदु तक पहुँचे, जिससे हमारा जो बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है उसमें समन्वय आए, उसमें संतुलन आए। इस संतुलन को साधने का नाम ही प्राणायाम है। प्राणों का विस्तार, प्राणों का हमारे बालों से लेकर के पैरों के अंगूठे तक, नाखून तक, जब हमारे ऑक्सीजन प्राण कोशिकाओं के अंतिम सिरे तक पहुंचते हैं तो प्राण जागृत होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन पूरे शरीर में समाविष्ट हो जाती है और इसके साथ हीमोग्लोबिन बढ़ता है और श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ती हैं। जब श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ेंगी तो तमाम तरह की बीमारी का अपने आप अनुपान होता चला जाएगा। इसके लिए हमें भोजन शैली भी सुधारनी होगी और प्राणायाम करते समय एक बात अवश्य याद रखें कि प्राणायाम प्रातः किए गए प्राणायाम बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। कोई भी प्राणायाम हम भोजन से 4 घंटे बाद तो कर सकते हैं, परंतु ये ध्यान रखें ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ प्राणायाम हमें इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से हमारा तालमेल बिठाता है। और जब यूनिवर्स से हमारा तालमेल बिठेगा तो हमारे प्राणायाम की गति, स्वाभाविकता हमारे रक्त में समा जाएगी और हमें तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारा दे देगी। तो आए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम भस्त्रिका से शुरू करते हैं। भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हम सांस तेजी से खींचते हैं, धीमे धीमे लेकर के पेट तक भरते हैं और तेजी से छोड़ते हैं। इस तरह से भस्त्रिका, इस तरह से मैं एक बार में भस्त्रिका के 4 से 10 राउंड करें और ये 10 राउंड करके थोड़ा रेस्ट लें। हर प्राणायाम के 1 राउंड के बाद हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, शवासन में जाना चाहिए और जब शवासन में जाएंगे तो हमारे द्वारा किए हुए प्राणायाम या यौगिक क्रिया वो हमें पूर्ण लाभ देते हैं। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम है, परंतु कपालभाति प्राणायाम नहीं है। ये एक यौगिक क्रिया है, ये खटकर्म के अंतर्गत आती है। हमारे जो खटकर्म है नेति, धोती, धौली, बस्ती, त्राटक और कपालभाति, ये खटकर्म है। खटकर्म का मतलब होता है हमें आंतरिक सफाई। जो क्रियाएं आंतरिक सफाई में काम आती हैं वो खटकर्म कहलाती हैं। तो हमारे कपालभाति खटकर्म है। तो इस तरह से अपने भोजन में अगर हम लौकी के जूस का प्रयोग करें, लौकी का जूस एक ऐसा जूस है जो हमारे श्वसन तंत्र को, या यूँ कहें कि हमारा जो ऑक्सीजन को ले जाने वाली धमनियाँ हैं, लौकी का जूस में पाए जाने वाले तत्व उनको नियंत्रित रखते हैं और प्रेशर को नहीं बढ़ने देते हैं। आप देखेंगे अगर प्राणायाम यौगिक क्रियाओं के साथ लौकी की जूस का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम बीपी की समस्या से 6 महीने से 1 साल में मुक्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बीपी एक साइलेंट किलर है जिसमें पता ही नहीं चलता कि हम मृत्यु की ओर कितनी शीघ्र बढ़ रहे हैं। बीपी में सबसे बड़ा नुकसान किडनी लॉस का होता है और जब हमारी किडनी लॉस हो जाती है तो पैंक्रियास डीएक्टिवेट होनी शुरू हो जाते हैं, जिससे डायबिटीज़ उत्पन्न हो जाती है। और डायबिटीज़ जब उत्पन्न हुई तो हमारा लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस तरह से हमारा जो संपूर्ण तंत्र है, और जब इस तरह से आंतरिक हमारी स्थिति खराब होती है तो हमारा मस्तिष्क विचलित हो उठता है और अपना नियंत्रण खो बैठता है। धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। तो इसके लिए
योगिक क्रियाएं अपनाएं। लौकी का जूस योगिक क्रियाओं के करने के बाद लें और इसके साथ 2 मुक्तावती चबा करके लें। 2 मुक्तावती लौकी के जूस के साथ लें जो इस प्राणायाम योगिक क्रिया करने के 20 मिनट के बाद। और एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जब भी भोजन करें तो भोजन करने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय अवश्य लगाएं। जल्दी जल्दी भोजन न करें, चबा करके भोजन करें। और भोजन के बाद कम से कम 40 से 50 मिनट के पश्चात ही पानी पीना चाहिए। अगर हम ज़्यादा रूखा भोजन कर रहे हैं, सूखा भोजन कर रहे हैं तो थोड़ा पानी पी लिया जा सकता है, परंतु भोजन के समय पानी नहीं लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि भोजन करने से पहले 3 चुल्लू आचमन करते हुए जल लेना चाहिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंद वल्लभाय नमः। इस तरह से 3 मंत्र पढ़ करके अगर हम आचमन का मतलब है थोड़ा जल ले लें जिससे हमारा गला सिंचित हो जाए। कहने का मतलब है भोजन से पूर्व थोड़ा जल अगर हम ले सकते हैं तो वो लाभदायक है। तो भोजन के तुरंत बाद में जल नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जिनको हाई बीपी है वो नमक का प्रयोग कम करें और पानी का प्रयोग अधिक से अधिक करें। अगर गर्मी का समय है तो दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी का प्रयोग करें। सर्दी का समय है तो 2.5 से 3 लीटर पानी का प्रयोग करें। और बरसात का समय है तब भी 3 लीटर उबले हुए पानी का प्रयोग करें। बीपी के इस प्रकरण पहले प्रकरण में आज हमने ये पहले भाग में आपको बीपी के संबंध में एक सामान्य जानकारी दी। अब हम दूसरे भाग में जब आएंगे तो आपको इसके तमाम और अनछुए और वैज्ञानिक पहलुओं के विषय में आपसे डिस्कस करेंगे। नमस्कार।